ट्रंप ने बदला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम। ईरान ने अमेरिका पर किया सबसे बड़ा अटैक। ईरान की मिसाइल से 5 भारतीय घायल। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल का हमला बेकार। इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों की बैठक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 पेट्रोलियम जहाज रवाना। इजरायल ईरान की जंग में यमन की भी एंट्री। पीएम बालेन शाह का सबसे बड़ा एक्शन। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए दुनिया के अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गलती से स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। फिर उन्होंने तुरंत सुधारते हुए कहा कि मेरा मतलब हॉर्मुज से है। उन्होंने मजाक में जोड़ा कि मुझसे ऐसी गलतियां बहुत कम होती हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बहुत दबाव है, वे बातचीत के लिए तैयार है और समझौता करना चाहता है। उन्होंने बताया कि ईरान ने तेल के 10 जहाज भेजे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज रास्ता पूरी तरह खुल गया तो दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हो सकता है, लेकिन अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका उनके पावर प्लांट पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। वहीं ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेरेल्ड R. फोर्ड पर 17 एंगल से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे अमेरिकी नाविकों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताई। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को 17 कोड़ों से मारा। हम अपनी जान बचाने के लिए भागे, सब खत्म हो गया था। ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान आया। उन्होंने इसे अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा झटका बताया। ट्रंप के मुताबिक ईरानी मिसाइलें और ड्रोन चारों तरफ से जहाज को घेर लेने के कारण वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि पेंटागन ने कहा कि जहाज पर कोई ईरानी हमला नहीं हुआ। आग सिर्फ कपड़े धोने वाले कमरे में लगी थी, जो बिजली की गड़बड़ी से हुई। आग 30 घंटे तक चलती रही। वहीं अबू धाबी से बड़ी खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान की मिसाइल हमले में यूएई की हवाई रक्षा ने मिसाइल को रोक लिया, लेकिन मिसाइल के टुकड़े गिरने से अबू धाबी के खलीफा आर्थिक क्षेत्र के पास आग लग गई। इस घटना में 5 भारतीय नागरिक घायल हो गए। आग 2 जगह लगी थी। बचाव दल ने तुरंत काबू पा लिया। यूएई सरकार ने सुबह कई बार सुरक्षा चेतावनी जारी की। लोगों से कहा कि सुरक्षित जगह पर रहें और मलबे को न छुएं। अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने बताया कि घायल भारतीयों की हालत सामान्य है, जांच चल रही है। लोगों से अपील है कि केवल सरकारी खबरों पर भरोसा करें और अफवाहें ना फैलाएं। वहीं ईरान के बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर पिछले 10 दिनों में तीसरी बार हमला हुआ है। अच्छी बात यह है कि रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई रेडिएशन लीक हुआ। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने दी है। IAEA के अनुसार ईरान ने बताया कि बुशर प्लांट के पास फिर हमला हुआ, लेकिन प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है और रिएक्टर सामान्य रूप से चल रहा है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने इन हमलों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो बड़ा रेडिएक्टिव हादसा हो सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एजेंसी ने बताया कि ईरान के गोंदाब हैवी वाटर प्लांट, गुजिस्तान स्टील फैक्ट्री और यज़्द के अर्दकान येलो केक प्लांट पर भी हमले हुए। इनमें से किसी भी जगह रेडिएशन नहीं फैला। IAEA इसकी जांच कर रही है। वहीं इस्लामाबाद में इस्लामिक देशों की बड़ी बैठक हो रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। यह बैठक रविवार सोमवार को होगी। इसमें पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच तनाव कम करने पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इन देशों के मंत्रियों को आमंत्रित किया है। मेहमान मंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। विदेश कार्यालय ने बताया कि पाकिस्तान इन देशों के साथ अपने अच्छे रिश्तों को बहुत महत्व देता है। यह बैठक दोनों तरफ के सहयोग को और मजबूत करेगी। पहले यह बैठक तुर्की में होनी थी, लेकिन इशाक डार की व्यस्तता के कारण इसे इस्लामाबाद में कर दिया गया। डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। वहीं भारत के लिए पेट्रोलियम
उत्पाद ले जा रहे 2 और व्यापारी जहाज अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर मदद के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत तैयार खड़े हैं। क्षेत्र में सुरक्षा की वजह से जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। सिर्फ कुछ चुने हुए जहाजों को ही जाने की इजाजत मिल रही है। कई जहाज अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने हाल में अपने 5 दोस्त देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत शामिल है। इसी वजह से भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति मिली है। इस महीने की शुरुआत में भी एलपीजी ले जा रहे कुछ भारतीय जहाजों जैसे शिवालिक और नंदा देवी इस रास्ते से गुजर चुके हैं। कुछ जहाजों को बीच में मदद भी मिली थी। कई जहाजों ने सुरक्षा को देखते हुए अपनी यात्रा रोक दी या रास्ता बदल दिया। वहीं इजराइल की सेना ने शनिवार को बताया कि यमन की तरफ से एक मिसाइल इजराइल की ओर छोड़ी गई। यह हमला ऑपरेशन रोएरिंग लायन शुरू होने के बाद यमन से पहला हमला है। यमन के हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से काम करते हैं। इजराइल ने मिसाइल रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम चालू कर दिए। बीर शेवा और नेगेव इलाके में सायरन बजाए गए। अभी तक किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब यमन ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान और उसके समर्थकों पर हमले जारी रखेंगे तो यमन भी सीधे जंग में शामिल हो जाएगा। अभी यमन की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके घर से पकड़ा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सितंबर 2025 में जैनजी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों के मामले में यह कार्रवाई हुई है। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को 35 साल के बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। पहले वह रैपर थे, फिर काठमांडू के मेयर बने और अब प्रधानमंत्री बन गए। शपथ लेते ही ओली शर्मा की गिरफ्तारी से नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई है। सितंबर में बड़े प्रदर्शन में हिंसा हुई थी और 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस समय ओली सरकार थी जो इन प्रदर्शनों के बाद गिरी थी। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।